हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है रीआइटरेट करना। री का मतलब क्या है? अगेन। आइटरेट इज दोहराना। तो अगर किसी चीज़ को रीआइटरेट कर रहे हैं, इसका मतलब उस चीज़ को बार बार कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज मीन जोर दे रहे हैं। एम्फेसाइज का एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है एंड दैट इज अंडरस्कोर करना। आप किसी चीज़ को अंडरस्कोर कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? हाईलाइट कर रहे हो। अच्छा, अंडर का एक और वर्ड होता है, एक होता है अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? उस चीज की वैल्यू गिरा रहे हो आप, है ना? रिड्यूस द वैल्यू। आपने उस चीज की वैल्यू गिरा दी। एक और अंडर का वर्ड होता है दैट इज अंडरगर्ड करना। इसका मीनिंग क्या होता है? आपने किसी चीज को अंडरगर्ड कर दिया, इसका मतलब आपने उसको सपोर्ट दे दिया। प्रोवाइड सपोर्ट। अंडरलाइन भी होता है, वो भी हाईलाइट ही होता है। आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं दी। हाँ, अंडरपिन करना भी सपोर्ट देना होता है। अंडरपिन करना इज ऑल्सो व्हाट? सपोर्ट देना। अच्छा, इग्नोर कर दिया, इसका मतलब आपने कोई वैल्यू नहीं दी। इसके मुझे कुछ इडियम्स बता दो इग्नोर करने के। इग्नोर किया मतलब आपने अपना डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर, अपना बहरा वाला कान उसकी तरफ कर दिया, सुना ही नहीं उसको। टर्न अ ब्लाइंड आई, अपनी अंधी वाली आंख उसकी तरफ कर दी, मतलब उसको देखा ही नहीं। और आपने क्या किया? गिव अ कोल्ड शोल्डर। गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब आपने क्या किया? उस इंसान को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो टीचर ने दोबारा दोहराया, किस चीज को दोहराया? द इम्पोर्टेंस ऑफ सबमिटिंग असाइनमेंट्स ऑन टाइम, कि कितनी इंपॉर्टेंस है असाइनमेंट सबमिट करने की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या था ये? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे थे, तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपका क्या था? वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं, पिटेंस। लास्ट में ए एन सी लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। पिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही ना के बराबर पैसा दिया जा रहा है। तो अगर किसी इंसान को उसके काम के लिए बहुत ही ना के बराबर पैसा दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिटेंस। अब हम ब्रश ऑफ भी इग्नोर करने का होता है, बिल्कुल। ब्रश ऑफ कर दिया, फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रश लिया और उसको हटा दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया। ये वर्ड कहाँ से बना है पिटेंस? ये वर्ड बना है पेटी वर्ड से। पेटी शब्द का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। तो वहीं से इसका नाउन फॉर्म बना है पिटेंस। पेटी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी पेड एज वेजेस, अगर आप बहुत ही ना के बराबर पैसा वेजेस की तरह पे कर रहे हो तो वो क्या है? पेटेंस है। मीगर, सम मीगर का मतलब क्या होता है? वेरी लेस। ट्रिफल मीन्स बहुत कम। पीनट्स, दीज आर पीनट्स मीन्स ये क्या है? ये बहुत ही कम है, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। कैसा है? अगर मैं कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स की बात करूं तो पेटी हमने लिख ही लिया। मीगर का मतलब होता है वेरी लेस। एक वर्ड होता है पोल्ट्री, इसका मतलब होता है वेरी लेस। ट्रिफलिंग बहुत ही कम, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। इसका मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। किस फॉर्म के? एडजेक्टिव फॉर्म। जो बच्चे कह रहे हैं मैम पिटी, पिटी का बेटा तो बिल्कुल ही मीनिंग अलग होता है। पिटी का तो मतलब होता है दया, मर्सी। उसका वर्ड क्या होता है? उसका वर्ड होता है क्लिमेंसी। क्लिमेंसी इज व्हाट? पिटी और मर्सी। अच्छा, हमने कम के काम कुछ वर्ड्स किए हैं। कोई चीज अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, मुझे कुछ कुछ सिनोनिम्स बता दो, बहुत बार इसके सिनोनिम्स एग्जाम में आ जाते हैं। हद से ज्यादा है मतलब कैसी है? ह्यूमंगस है। वेरी गुड, आप ही लोग बताओगे, बहुत बार कर लिए, अब रिवीजन करना है। जाइजेंटिक है। वेरी गुड। गैरगैंटुआन है, कोई चीज बहुत ह्यूज है तो। अगर टाइटैनिक है,
बहुत ह्यूज है। कोलोसल है, एलिफेंटाइन है, बेहेमोथ है, मेमोथ है, मॉन्यूमेंटल है, वेरी गुड, ह्यूज है, मैसिव है, वास्ट है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत ही कैसी है, बड़ी है। मैम लिवियाथन है, राइट, लिवियाथन, ये एल है ना, लिविया स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, लिवियाथन मीन्स बहुत ही ज्यादा। मैम कॉस्मिक है, राइट, एस्ट्रोनॉमिक है, टावरिंग है, मीन्स बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है वो चीज। याद रहेंगे सारे के सारे वर्ड्स सभी को। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। प्लिथोरा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा अमाउंट्स में है। ये ना नाउन होता है, इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या लिखे हैं, एडजेक्टिव्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे एडजेक्टिव्स लिखे, यहाँ पे आप नाउन लिख सकते हो। प्लिथोरा ऑफ थिंग्स है, स्ल्यू, स्ल्यू ऑफ थिंग्स का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हाँ, कोपियस है कोई चीज, इसका मतलब बहुत अमाउंट में है। कोपियस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सारी है। थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मैं अपने आप को पहले थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। तो कोई चीज़ अगर कोपियस है, इसका मतलब वो बहुत सारी है, बहुत सारे अमाउंट में, कोई भी कमी नहीं है उसकी। तो और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, कमी नहीं है मतलब वो कैसी है, प्रोफ्यूज अमाउंट में है। एम्पल है मीन्स बहुत सारी है। बाउंटीफुल है, इसका मतलब क्या, भरी पड़ी है। अबंडेंट है, बहुत सारी है, उस चीज की कोई भी कमी नहीं है। टीमिंग विद समथिंग, टीमिंग का मतलब क्या होता है, TEEMING, मतलब फुल है उस चीज से। प्लिथोरा का भी नाउन एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हो। क्या हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म प्लिथोरा का, प्लेथोरिक, मीन्स वो चीज हद से ज्यादा है। चलो वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया, फॉर्च्यून है, बहुत है, अबंडेंस है, बहुत है, प्लेंटी है, बहुत है। तो वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया उतनी कम पैसे को लेके जो उनको मिल रहा था उनकी मेहनत के लिए। अगला वर्ड है अनडिटर्ड। अनडिटर्ड कौन होता है, जो रुकता नहीं है, जिसको आप रोक नहीं सकते। वो इंसान कैसा है, वो इंसान अनडिटर्ड है, मतलब आप उसको रोक ही नहीं सकते। पार्ट ऑफ स्पीच इंसान की बात हो रही है, एडजेक्टिव हो गया। नॉट डिस्करेज्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एक्शन, वो रुकता नहीं है, वो अनफेज्ड है, रेजोल्यूट है, अनशेकन है। रेजोल्यूट का एक सिनोनिम टेनिशियस है। और क्या बोल सकते हैं, रिलेंटलेस है, अनयील्डिंग है, मीन्स रुकेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। अनवेवरिंग है, मतलब रुकेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। एंटोनिम्स बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाता है, इंटिमिडेट डर जाता है, हेजिटेंट है मीन्स झिझकता है। हेजिटेंट का एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग है, झिझकता है उस काम को करने से। तो बुराई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना कैंपेन कंटिन्यू रखा सोशल जस्टिस के लिए। चलो डिटर की बात किया तो डिटर के मुझे सिनोनिम्स बता दो। अच्छा अनडिटर्ड की हमने बात करी। कल IBPS PO क्लर्क का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी, जूम कॉल भी किया, सारी चीज़ें करी, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी धीरे धीरे। बट एक चीज़ थी जो सब बच्चों में कॉमन थी, और वो क्या चीज़ थी कि मैम जब से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, हमने एक भी दिन एडिटोरियल और परफेक्शन नहीं छोड़ा, एक भी दिन। कुछ बच्चों ने तो इस तरह से टू डू लिस्ट बना रखी थी, मतलब देवर मेंशनिंग टू डू लिस्ट 1, टू डू लिस्ट 2, टू डू लिस्ट 3। तो किसी बच्चे का डे 160 था, किसी बच्चे का डे 390 था, किसी बच्चे का 240 डे था जब से उसने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया था। वो देवर शोइंग मी कि मैम देखो एक सिंगल डे ऐसा नहीं गया जिसमें एडिटोरियल परफेक्शन मिस हुआ हो। तो ये सभी बच्चे क्या थे, ये सभी बच्चे रिलेंटलेस थे, ये सभी बच्चे क्या थे, अनवेवरिंग थे, अनयील्डिंग थे, टेनिशियस थे अपने काम में, और इसकी वजह से सिलेक्शन हुआ। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कारण है, कल रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद समझ में आ गई होगी कि आपने कहाँ गड़बड़ करी थी। कितने बच्चे यहाँ पे मुझे एकदम जेन्युइनली बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज भी
बीच बीच में चीज़ों को मिस कर देते हैं। बहुत जेन्युइनली बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज भी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं या टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं करते? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो बेटा छोड़ दो इस कैटेगरी को, 6 महीने लगातार कर लो चीज़ों को, अपने आप सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। और मैं स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की क्यों बात कर रही हूँ यहाँ पे, देखो बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई रिजल्ट नहीं आता है, कभी कोई स्कैम हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से आप बड़ी अनसर्टेनिटी की स्टेट में रहते हो। लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जो बच्चा 6 महीने लगातार अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो कर ले, रेगुलरली क्लासेस कर ले, तो वो सिलेक्शन 100% ले सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको उसका ऑफर लेटर मिल सकता है। तो पहले एक जॉब ले लो, फिर उस जॉब को और अच्छा बनाने में लग जाना, बट थिंग इज व्हाट कि पहले जॉब ले लो हाथ में। उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेना कि ये जॉब खराब है या ये जॉब अच्छी है, इसमें ज़्यादा ये मिल रहा है या इसमें ज़्यादा वो मिल रहा है। थिंग इज पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला टैग है उसको हटा लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाता है यहाँ पे डिटर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स करेंगे। किसी चीज़ को डिटर, कोई चीज़ आपको डिटर कर रही है मतलब आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, है ना, तो आपको क्या क्या कर रही है? इम्पीड कर रही है, इनहिबिट कर रही है, थ्वाट कर रही है, थ्रॉटल कर रही है, और क्या बोलेंगे? कंटेन कर रही है, चेक कर रही है। कर्ब करना इज ऑल्सो रोकना, कर्टेल करना इज कम करना, और क्या बोल सकते हैं? स्टिमी करना इज रोकना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? वो चीज आपको रोक रही है, हिंडर कर रही है, हैम्पर कर रही है, मतलब आपको रोक रही है। स्टिफल कर रही है, इसका मतलब होता है गला घोट रही है आपका, मतलब आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। आगे बढ़ते हैं। बायगॉन एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन। इसका मतलब क्या होता है? जो गुजर गया उसको भूल जाओ, पुरानी बातों पे लड़ाई मत करो, जो निकल गया उसको भूल जाओ, आगे की सोचो। तो बायगॉन का मतलब क्या होता है? जो पुराना है, बिलोंगिंग टू एन अर्लियर टाइम या पास्ट का जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बायगॉन, जो पुराना है। हाँ, स्मूथर वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब भी होता है गला घोटना, आगे ना बढ़ने देना। तो जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। तो बायगॉन का मीनिंग क्या है? पास्ट, फॉर्मर, प्रीवियस, जो आपके पहले का है। पास्ट का एक और रूट वर्ड होता है रेट्रो। रेट्रो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पास्ट। एक अभी हमने कल एक इडियम और पढ़ा था, बरी द हैचेट, याद आ रहा है? बरी द हैचेट का मतलब भी क्या था? हाँ, जिस बात पे लड़ाई चल रही थी उस चीज को भूल जाओ, आगे बढ़ो। एंटोनिम्स प्रेजेंट है, करंट है, मॉडर्न है, अभी का है। एक बड़ा मॉडर्न का बहुत प्यारा वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। इनफैक्ट इस वर्ड के ना 2 मतलब होते हैं। वर्ड होता है कंटेम्पररी। अपने आप को फिर से साइड में करना पड़ेगा। हाँ, कंटेम्पररी का एक मतलब होता है मॉडर्न। तो ये कंटेम्पररी चीज़ है, मतलब ये चीज़ मॉडर्न है ना। कंटेम्पररी का दूसरा मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। दो चीज़ें अगर सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी जो क्या है, वो कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं, दोनों ने सेम टाइम पे अपना एक्टिंग किया था। तो कंटेम्पररी दोनों मीनिंग्स होते हैं, दोनों मीनिंग्स एग्जाम में आते हैं। तो म्यूजियम जो है शोकेस करता है, दिखाता है आर्टिफैक्ट्स, अपने चीज़ों को फ्रॉम अ बायगॉन एरा, मतलब पुराने टाइम की चीज़ों को म्यूजियम दिखाता है। अगला वर्ड है सार्ड। सार का मीनिंग समझते हो ना? अंगूर खट्टे हैं। फॉक्स को जब अंगूर नहीं मिले तो फॉक्स ने, उस लोमड़ी ने क्या बोला? अंगूर खट्टे थे। तो सार शब्द का मीनिंग क्या होता है? खट्टा। इसको बिटर वर्ड से भी रिलेट करते हैं।
मतलब ये नेगेटिव टोन होती है, ये पॉजिटिव टोन नहीं होती। तो अगर आपने किसी चीज को सार कर दिया, मतलब आपने उसको बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो और इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हो। तो बहुत ही बिटर, खराब कर देना, अनफ्रेंडली कर देना, स्पॉइल कर देना। स्पॉइल का एक बड़ा प्यारा वर्ड क्या होता है, मार कर दिया, बर्बाद कर दिया, वर्सन कर दिया, डेटेरियोरेट कर दिया। मतलब आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, आपने उस चीज़ को खराब कर दिया। मुझे खराब करने के और कुछ वर्ड्स बता दो। ब्लेमिश कर दिया, वेरी गुड। टार्निश कर दिया, खराब कर दिया। पूरी तरीके से मिटा दिया को क्या बोलते हैं? अगर आपने पूरी तरीके से मिटा दिया किसी चीज़ को तो वर्ड क्या होता है, इरेडिकेट कर दिया, वाइप्ड आउट कर दिया। एक वर्ड और पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से मिटाने का, किसी को वर्ड याद आ रहा है? एक हिंट देती हूँ, एक्स से रिलेटेड था, याद आ रहा है? कौन सा वर्ड था पूरी तरीके से मिटा देने का? हाँ, एक्सपंज कर दिया। वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका एक और साथ ही बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट करने का, इन चारों शब्दों का मतलब क्या होता है, आपने उस चीज को पूरी तरीके से मिटा दिया, हल्का सा भी नहीं छोड़ा। चलो, और क्या हो सकता है? उसको गंदा कर दिया, सली कर दिया। सली का मतलब क्या होता है, उसको गंदा कर दिया। टेंटेड कर दिया, इसका मतलब क्या, उसको खराब कर दिया। ब्लॉच्ड कर दिया, खराब कर दिया। डिके कर दिया, इजी वर्ड है डिके, तो सबको याद होगा ये वाला वर्ड। तो इसका मतलब उस चीज़ को आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को बहुत ही खराब कर दिया। अच्छा, कोई बहुत ही खराब चीज़ होती है ना, उसका एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, शॉडी। कोई चीज़ अगर शॉडी है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं है। दैट इज़ व्हाट, शॉडी। शॉडी का मतलब क्या है, चीप है, गॉडी है। गॉडी का मतलब होता है चमकीली है, भड़कीली है, लेकिन बहुत ही खराब क्वालिटी की है। फिर एक वर्ड होता है स्लॉपी, बिल्कुल भी साफ नहीं है। मैसी, बहुत ही डिसऑर्डर्ड है। और क्या बोल सकते हैं, कोई चीज क्लमसी, बहुत ही डिसऑर्डर्ड है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं। डिसहेवल्ड मीन्स बिल्कुल भी साफ नहीं है, बहुत ही गंदी तरीके से वो चीज क्या की हुई है, बहुत ही गंदी तरीके से रखी हुई है। ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर एडजेक्टिव्स। अच्छा, कोई चीज अगर बहुत अच्छे से रखी हुई है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। तो अगर कोई चीज बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से रखी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो अपने एप्पल पाई ऑर्डर में रखी हुई है, बहुत अच्छे से रखी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। इसका मतलब कैसी है वो, अनसॉइल्ड है। सलीड का मतलब था गंदी हो रखी है, तो अनसलीड है, इसका मतलब वो एकदम बहुत ही अच्छी है। अच्छा, एक वर्ड और आता है बहुत बार एग्जाम में, इसी से लिंक्ड है, एसोसिएशन से हम वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं। तो कोई कोई चीज सड़ जाती है ना, बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, प्यूट्रिड। डबल स्टार मार्क करना, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज खराब हो चुकी है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है उसमें, वो चीज क्या है, रैंसिड मीन्स खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है। सड़ने का वर्ड क्या होता है, रॉटन। उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, रीक का मतलब होता है गंदी स्मेल आना। तो रीकिंग क्या हो गया, बहुत ही खराब स्मेल आ रही है उस चीज में से, वो चीज बहुत खराब हो चुकी है, मस्टी, सड़ चुकी है वो चीज एक तरीके से। एंटोनिम्स पे आ जाते हैं, इम्प्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया। मेंडेड, एक ना बड़ा प्यारा एक कहावत है जो हमारे एक टीचर बोला करते थे, मेंड योर सेल्फ अदरवाइज लाइफ विल मेंड यू। मतलब समझते हो इस बात का? आप मेंड का मतलब होता है सुधारना, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो जिंदगी आपको सुधार लेगी। तो मेंडेड है मतलब सुधरी हुई है। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, रिश्ते वापस से अच्छे हो गए, मतलब चीजें क्या हो गई हैं, अब खराब नहीं है, चीजें अच्छी हैं। तो जो रिश्ता था दोनों कंट्रीज के बीच में वो खराब हो गया, कब, जब वो ट्रेड की जो डील थी वो कैंसिल हो गई, तो उसके बाद वो जो रिश्ता है वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो अभी भी अगर टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, अभी भी अगर चीज़ों को रेगुलर नहीं कर रहे हो, अभी भी अगर दिल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेंड योरसेल्फ, है ना, अदरवाइज लाइफ तो मेंड कर ही देगी।
और जिंदगी जब सुधारती है ना, बड़ी बुरी तरीके से सुधारती है। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अगला वर्ड क्या है? अनफेज्ड। अनफेज्ड हो, इसका मतलब क्या है? आप उस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो, आपको उस चीज़ के ऊपर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब आप क्या हो? अनफेज्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनअफेक्टेड हो, काम हो, इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई फर्क ना पड़ने का वर्ड क्या होता है? एपेथेटिक। एपेथेटिक मीन्स आपको उस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम क्या हो? काम हो। अच्छा, काम लोगों का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, पहले मैं दोनों मीनिंग्स बताती हूँ। एक वर्ड होता है पॉइज्ड। पॉइज्ड किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो बड़े ही काम होते हैं, सुकून में होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी नहीं करते, बहुत ही एक तरीके से ऐसे लोगों को कलेक्टेड बोलते हैं। कलेक्टेड का मतलब क्या है? वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? पॉइज्ड। हाँ, सीरीन भी बोल सकते हैं, सीरीन होते हैं। ट्रैंक्विल भी बोल सकते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है? बहुत शांत होते हैं, लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, गुस्सा नहीं आता जल्दी से। अच्छा, दूसरा वर्ड होता है पॉइस, का ही वर्ब फॉर्म होता है पॉइस। और ये पॉइस को नाउन फॉर्म की तरह भी यूज करते हैं, दोनों मीनिंग समझते हैं। तो जब पॉइस नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वही मतलब हो गया एक तरीके से बैलेंस, एक तरीके से कंट्रोल। लेकिन आपने ना बहुत बार ऐसे सेंटेंस देखा होगा, इट इज पॉइज्ड टू, ये चीज क्या है? पॉइज्ड है इस चीज के लिए। तो इसका मतलब वहां पे क्या है? उसका मतलब है कि वो चीज उस चीज के लिए क्या है? रेडी है। तो इफ यू आर, उस समय वर्ब का फॉर्म प्ले करता है। तो इफ यू आर पॉइज्ड टू डू समथिंग, इसका मतलब यू आर रेडी टू डू समथिंग। आप किसी भी समय उस चीज को कर सकते हो, आप उस चीज के लिए तैयार हो। क्या तीनों मीनिंग्स क्लियर हैं अलग अलग? तो ये पॉइज्ड एडजेक्टिव था, ये पॉइज नाउन में था, और ये पॉइज वर्ब में मीनिंग था। चलो, एंटोनिम्स डिस्टर्ब्ड हो, शेकन हो, वरीड हो। वरीड का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है पेट्रब्ड हो। पेट्रब्ड हो, इसका मतलब आप क्या हो? आप बहुत ही ज्यादा परेशान। अब देखो पेट्रब की स्पेलिंग कैसे याद करोगे? पैर, टर्ब और ईडी। इसका मतलब आप क्या हो? आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज से परेशान। दो आ रहे हैं, पैर, टर और फिर बेड। तो डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, बुराई के बावजूद भी वो कैसा था? अनफेज था, मतलब उसको कोई फर्क नहीं था, वो शांत था, सुकून में था, और वो अपना काम चालू कर रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, डिस्टर्ब की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो वो चीज क्या है? डिस्टर्बिंग है। मुझे उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। बहुत बार हमने सिनोनिम्स कर लिए। कोई चीज आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है? आपको वेक्स कर रही है, अनॉय कर रही है, और क्या कर रही है? इरिटेट कर रही है, गॉल कर रही है, राइल कर रही है, रफल कर रही है, रैंकल कर रही है, वेरी गुड, नेटल कर रही है, चेफ कर रही है, और क्या लिख सकते हैं? पेस्टर कर रही है, पेरटर्ब कर रही है, बॉदर कर रही है आपको, एग्जैस्परेट कर रही है, पीव कर रही है, इर्क कर रही है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज आपको परेशान कर रही है, आपको सुकून से जीने नहीं दे रही है। क्लियर सभी को? ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ऐसे परेशान नहीं होना कि नए वर्ड्स रोज आ रहे हैं, इतने सारे सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं, नहीं। रेपिटेशन इज द मेथड टू लर्न एनीथिंग। चलो, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। हाँ, इन्फ्यूरिएट कर रही का मतलब होता है थोड़ा सा भड़का सा देना, उसको बोलते हैं इन्फ्यूरिएट करना। चलो, सबजुगेशन, सब एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लो। तो सबजुगेशन का मतलब क्या होता है? कि आपने किसी चीज को एक लोअर पोजीशन पे ले आए, या फिर उसको आपने कंट्रोल कर लिया, आप अब डोमिनेट कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईओएन लग रहा है, नाउन हो गया। तो किसी चीज को कंट्रोल के अंदर लेके आना।
डोमिनेशन, कंट्रोल, ऑपरेशन, मीन्स उस चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया। फ्रीडम दे दिया, इंडिपेंडेंस दे दिया, लिबरेशन, फ्रीडम। फ्रीडम के दो वर्ड्स, पहला वर्ड क्या होता है, लीवे दे दिया, और दूसरा वर्ड क्या होता है, इमेंसिपेशन दे दिया। इसका मतलब है आपने फ्री कर दिया। तो वो जो एरिया था वो इतने सालों साल स्ट्रगल किया, किसके अंडर, सब्जुगेशन की, फॉरेन रूल जो है कंट्रोल कर रहा था, हमारी कंट्री को फॉरेन रूल कंट्रोल कर रहा था इंडिपेंडेंस से पहले, इसलिए हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। ओपेसिटी वर्ड कहाँ से बना है, ओपेक। तीन तरह के शब्द होते हैं, एक तो होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक का मतलब जिसके आर पार बिल्कुल ही नहीं दिखता, फॉर एग्जाम्पल वुड। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार बिल्कुल साफ सब कुछ दिख जाता है, एयर। ट्रांसलूसेंट जिसके थोड़ा बहुत आर पार दिख जाता है, जैसे कभी कभी कोई प्लास्टिक ऐसी होती है जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट। तीनों ही वर्ड्स आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और इसी एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म है ओपेसिटी, लास्ट में ITY लग रहा है। तो कोई चीज़ कैसी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, मतलब उसके चारों, उसके पार आपको दिख नहीं रहा, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही। ऑब्सक्योरिटी, क्लाउडीनेस, एम्बिग्विटी मीन्स क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। एंटोनिम्स क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, ओपननेस है, मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो जो नई पॉलिसी थी जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं थी, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो समझ पाएँ कि इस पॉलिसी का पर्पस क्या है। मशरूम करना इस बढ़ना, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ मशरूम कर रही है। कुछ जल्दी से मुझे मशरूम करने के सिनोनिम्स बता दो। मशरूम कर रही है, बलून कर रही है, स्पाइरल कर रही है, स्काई रॉकेट कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है, स्वेल कर गई है, सर्ज कर गई है, स्पाइक कर गई है, हाइक कर गई है, बर्जियन कर गई है। इसका मतलब वो चीज़ बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। थ्राइव करना इस वर्ड, ग्रो कर गई है बहुत तेज़ी से। फ्लरिश कर गई है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई है। प्रॉस्पर कर गई है, बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर गई है। आपने उस चीज़ को एम्पलीफाई कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। ऑगमेंट कर दिया है, बढ़ा दिया है। वो चीज़ स्नोबॉल कर गई है, मतलब बहुत ही तेज़ी से वो चीज़ बढ़ गई है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। तो मशरूमिंग इज बहुत तेज़ी से बढ़ना, स्प्रेड करना, मल्टीप्लाई करना, फ्लरिश करना, बहुत तेज़ी से बढ़ना। एंटोनिम श्रिंक करती जा रही है, कम होती जा रही है, रिड्यूस कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कम होती जा रही है। तो स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं टेक इंडस्ट्री में, जैसे जैसे डिजिटल डिमांड बढ़ रही है, स्टार्टअप्स क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट कौन होता है, प्रूडेंट होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही केयरफुल होता है, बहुत ही कॉशियस होता है, अपने काम को लेके मेटिक्यूलस होता है, फस्टिडियस होता है, बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करता है, पर्सपिकेशियस होता है, स्किल्ड भी होता है ऐसा इंसान, है ना, अडेप्ट भी होता है, डेक्स्ट्रस भी होता है, एड्रॉइट भी होता है, एस्ट्यूट भी होता है, चारों तरफ नजर रखता है तो विजिलेंट भी होता है, चारों तरफ नजर रखता है तो सर्कमस्पेक्ट भी होता है, बहुत ही केयरफुल होके रहता है तो चेरी और वेरी भी होता है, हर तरफ ध्यान रखता है तो वॉचफुल और हीडफुल भी होता है, चालाक होता है तो कैनी और श्र्यूड भी होता है, दिमाग वाला होता है तो सैगेशियस भी होता है, लॉजिकल भी होता है, रैशनल भी होता है, सब काम सोच समझ के करता है तो जुडिशियस भी होता है, दिमाग उसके अंदर अच्छा खासा होता है तो विटी भी होता है, दिमाग अच्छा खासा होता है तो ऐसा इंसान हर चीज़ को लेके बहुत ही ध्यान रखता है कि कोई भी चीज़ खराब ना हो जाए या कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए। तो प्रूडेंट का मतलब समझ में आ गया, तो इम्प्रूडेंट का तो मतलब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ऐसा इंसान क्या होता है, ऐसा इंसान बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होता।
नॉट शोइंग केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन को लेके बिल्कुल भी केयरफुल ना होना। क्या होना? अनवाइज होना, रेकलेस होना, थॉटलेस होना, मतलब बिल्कुल भी ध्यान ना देना। एंटोनिम्स प्रूडेंट है, कॉशियस है, केयरफुल है। तो बड़ा ही गलत था, बड़ा ही रैश था कंपनी का कि कंपनी ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट कंडीशंस को बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। हाँ, एसिडुअस होता है, राइट, एसिडुअस भी लिख सकते हो। बहुत ही मेहनती को बोलते हैं एसिडुअस। डिलिजेंट होता है, मेहनती लोगों को क्या बोलते हैं? डिलिजेंट। लैक्स इज व्हाट? केयरलेस। हाँ, लैक्स लिख सकते हो। लैक्स रेकलेस का सिनोनिम है। लैक्स इंसान कौन होते हैं? वो लोग जो बहुत ही केयरलेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लैक्स बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। स्किल नहीं है मतलब इनएप्टनेस है, आपको आता ही नहीं है। आपके अंदर पोटेंस, इम्पोटेंस, इसका मतलब आप कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे। वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो स्किन के साथ डील करती है, दैट इज डर्मेटोलॉजी, डर्मा। डर्मा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डर्मा इज स्किन। तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं डर्मा से। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ स्किन। एंडोडर्मिस क्या होता है? इनर लेयर ऑफ स्किन। इसमें भी रूट वर्ड्स हैं। एपी, एपी मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर। टैक्सीडर्मी क्या होती है? बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, टैक्सीडर्मी। टैक्सी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो टैक्सीडर्मी क्या होती है? जब एक जानवर की खाल को हटाया जाता है या फिर उसकी खाल को हटा के प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। खाल को, डर्मा इज खाल, टैक्सी मीन्स इधर से उधर ले जाना, तो दैट इज टैक्सीडर्मी। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी खाल बहुत मोटी होती है, उसका मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं जिनकी खाल बहुत मोटी होती है? एक वर्ड होता है उसका, डर्मा रूट वर्ड से बना है और मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे, जल्दी से बताओ क्या वर्ड होता है? एंड द वर्ड इज पैकीडर्म। पैकीडर्म कौन से एनिमल्स को बोलते हैं? जिन लोगों की खाल, जिन एनिमल्स की खाल बहुत मोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, फॉर एग्जाम्पल राइनोसेरस। एक्सट्रीम पैशन फॉर कलेक्टिंग बुक्स, बुक्स को कलेक्ट करने का एक्सट्रीम पैशन इज व्हाट? बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो मीन्स बुक्स और मेनिया मीन्स पागलपन। तो बिब्लियोमेनिया इज बुक्स को कलेक्ट करने का पागलपन। एक एग्जाम में वर्ड आया था, याद बता देती हूँ, साइनोफाइल। साइनोफाइल किसको बोलते हैं? फाइल का मीनिंग होता है लव। साइनो जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? डॉग्स के लिए। तो ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है। जो लोग जनरली डॉग लवर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं साइनोफाइल, मीन्स डॉग्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हर चीज़ का इलाज स्पेनेशिया, रूट वर्ड है पैन। पैन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑल। एक और वर्ड होता है एलेक्सर, इसका मतलब क्या होता है? अमृत। तो अमृत भी हर चीज़ का इलाज होता है, तो एलेक्सर इज ऑल्सो व्हाट? अमृत। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। स्टिक विद, आई विल स्टिक विद इट, मतलब मैं चेंज नहीं करूंगी अपना डिसीजन, जो डिसीजन मैंने लिया है वो फाइनल है। तो आई विल स्टिक विद इट मतलब हम उसी चीज से बने रहेंगे। होल्ड ऑन टू, आई विल होल्ड ऑन टू इट मतलब मैं इस चीज को नहीं छोड़ने वाली, जो मैंने सोचा है वही करूंगी। तो स्टिक विद, होल्ड ऑन टू, दोनों का मीनिंग सेम हो गया एक तरीके से। जो आपने सोच लिया उसको आप चेंज नहीं कर रहे। टैप इनटू मीन्स किसी चीज को यूज करना। लेट्स टैप इनटू दिस अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, चलो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। तो टैप इनटू मीन्स उस चीज को एक्सेस करना, मीन्स यूज करना जो आपको फायदा देगी। लास्ट इज लीन टूवर्ड्स, आप किसी चीज की तरफ लीन कर रहे हो, इसका मतलब आपका झुकाव है उस चीज की तरफ, आप उस चीज की तरफ क्या हो? इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड हो मतलब आपके अंदर क्या है? प्रोक्लिविटी है उस चीज को लेकर, झुकाव है। डिस्पेंस क्या होता है? डिस्पेंसेशन नहीं वर्ड होता, एक वर्ड था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। प्री डिस्पेंसेशन, कोई बात नहीं, याद आएगा आपको बताऊंगी।
प्रोक्लिविटी का ही सिनोनिम है, मैंने वोकैबुलरी का शॉर्ट बनाया था ना, उसमें भी वो वर्ड, हाँ प्री डिस्पोजिशन याद आ गया, यस प्री डिस्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, आपका झुकाव है उस चीज की तरफ, आप उस चीज की तरफ अट्रैक्टेड हो, आप उस चीज की तरफ प्रीडिलेक्शन है आपका, मतलब झुकाव है। हाँ पेंचेंट है मीन्स लाइकिंग है, इंक्लिनेशन है। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो अ गट फीलिंग, यार मेरी ना गट फीलिंग कह रही है कि वो आएगा, देखो वो आएगा, मीन्स गट फीलिंग मीन्स अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है बट अंदर से आवाज आ रही है, इंट्यूटिव फीलिंग है। हार्ड नट टू क्रैक है भी, बड़ा मुश्किल है आजकल, तो कोई चीज जो बड़ी मुश्किल हो, हार्ड नट टू क्रैक। मुश्किल काम को क्या बोलते हैं, हरक्यूलियन टास्क भी बोलते हैं, समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू डू। अ हैरोइंग एक्सपीरियंस मतलब कोई चीज जो आपको दिल दहला दे, फ्राइटनिंग अक्रेंस जो आपका दिल दहला दे, उस चीज को बोलते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था, हैरोइंग एक्सपीरियंस था। अ हेल ऑफ अ टाइम मतलब बहुत मुश्किल समय गुजर है, इट वॉज अ हेल ऑफ अ टाइम मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय था। अ हॉट हेड, इसको बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है ये, हॉट हेड है, क्या जल्दी क्या कर देता है, फ्लाई ऑफ द हैंडल कर देता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे। कल याद है फ्लाई ऑफ द हैंडल पढ़ा था, इसका मतलब क्या था, बहुत तेज गुस्सा आना। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मोर देन 4500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट उतने लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत, बिना कोई गैप के। चलो लीव इट अलोन, यार उसको अकेला छोड़ दो। ग्रीनलैंड के स्टेटस की बात करने वाले हैं, देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलो क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांसे, उनकी रिसेंट विजिट हुई, वो अभी अभी आए हैं, ग्रीनलैंड की उनकी विजिट हुई है, जहां पे उन्होंने रीअफर्म किया, मतलब इस बात को और पुष्टि दे दी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को, कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, वो कंट्रोल लेने वाले हैं, कंट्रोल को असर्ट करने वाले हैं, मतलब कंट्रोल दिखाने वाले हैं आर्कटिक आइलैंड पे। ये एक बहुत ही ब्लंट डेमोन्स्ट्रेशन था, ब्लंट का मतलब क्या होता है, एकदम डायरेक्ट, तो ये क्या है, एक बहुत ही ब्लंट, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है शो, तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट शो था। किस चीज का डायरेक्ट शो था, अमेरिकन पावर का ओवर अ स्ट्रैटेजिकली वाइटल टेरिटरी, तो अमेरिका अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है एक ऐसी एरिया, टेरिटरी मीन्स एक ऐसे एरिया के ऊपर जो कि स्ट्रैटेजिकली वाइटल है, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी, मतलब वहां से बहुत फायदा हो सकता है। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मीन्स रहते हैं वहां पे लगभग लगभग 56,000 लोग। द विजिट, जो विजिट थी, ड्रू शार्प डिसअप्रूवल, बहुत सारे लोगों ने इसको बिल्कुल ही डिसअप्रूव कर दिया, बिल्कुल भी इसकी बुराई करी, मतलब इसको एकदम ही सपोर्ट नहीं किया। किन लोगों ने, जो ग्रीनलैंड के लोकल लीडर्स हैं और जो वहां की डानिश गवर्नमेंट है, जिसके पास क्या है, सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस है, मतलब आइलैंड के ऊपर कंट्रोल किसका है, वहां की डानिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है।
तो इट मार्क्ड अ न्यू, तो एक नया लो आया है यूएस ग्रीनलैंड रिलेशंस में, तो यूएस और ग्रीनलैंड के रिश्ते खराब हो गए हैं, विच हैव स्टार्ट, जो कि और खराब हो गए थे रिसेंट वीक्स में, तो कुछ हफ्तों में खराब हो गए थे और अभी तो बहुत ही खराब हो गए। स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? खराब हो जाना। वाइल मिस्टर वांसे वॉज इंस्पेक्टिंग, ये इंस्पेक्ट कर रहे थे, ये जांच कर रहे थे, पिटूफिक्स स्पेस बेस, पहले इसका नाम था थूले एयर बेस, तो इस एयर बेस की ये जांच कर रहे थे। मिस्टर ट्रंप ने डिक्लेयर किया दैट द यूएस वुड गो एज फार एज वी हैव टू, हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम उस हद तक जाएंगे, लेकिन हम ग्रीनलैंड का कंट्रोल ले लेंगे। पता नहीं यूएस को क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी करवा रहा है यूएस। तो यूएस ने क्या बोला? ग्रीनलैंड हमारा है, हम उसका कंट्रोल ले लेंगे और जिस हद तक हमें जाना होगा उस हद तक हम जाएंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दैट एन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है इस आइलैंड को एक्वायर करने के लिए। मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है 1867 में, फॉलोइंग द परचेज ऑफ अलास्का फ्रॉम रशिया, अलास्का खरीदा था रशिया से यूएस ने, उसके बाद यूएस ने अनसक्सेसफुल टॉक्स किए थे, मतलब फाइनल सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट बातचीत हुई थी डेनमार्क से कि वो ग्रीनलैंड को भी खरीदना चाहते थे। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं ग्रीनलैंड तो मेरा है, मुझे ये लेना है, हर हालत में इसे ले लूंगा। ग्रीनलैंड वाले लोग परेशान हो गए हैं, यूएस ग्रीनलैंड के रिश्ते खराब हो गए हैं, और मिस्टर ट्रम्प तो लेकिन इस बात पे अड़े हुए हैं, मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं उस हद तक जाऊंगा, बट मैं ग्रीनलैंड अपने कंट्रोल में लेके रहूंगा। समझ आया पैसेज सभी को? चलो आ जाते हैं ग्रामर पे। एक तो मुझे विजिट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, कंट्रोल का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, वॉज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इसका टेंस भी बता देना। लो का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। चलो विजिट आपका नाउन है, रिसेंट एडजेक्टिव है। कंट्रोल भी आपका नाउन है। टू असर्ट व्हाट, क्या असर्ट करना है? कंट्रोल। वॉज का सब्जेक्ट क्या है? विजिट। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो वॉज का सब्जेक्ट था विजिट। टेंस कौन सा था? एक ही वर्ब थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, इसका मतलब ये आपका सिंपल पास्ट टेंस था। आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, लो नाउन है। हैव सार्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो पैसिव वॉइस होता। पार्सिंग करते हैं, इन प्रपोजिशन हो गया 1867, नाउन हो गया एक तरीके से। वैसे पूरा का पूरा आपका एडवर्बियल फ्रेज है। फॉलोइंग द परचेज ऑफ, फॉलोइंग परचेज के बाद, तो फॉलोइंग क्या है? प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है वैसे तो। द आर्टिकल है, परचेज नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, अलास्का नाउन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, रशिया नाउन है। द आर्टिकल है, यूएस नाउन है, हेल्ड वर्ब है, अनसक्सेसफुल एडजेक्टिव है, टॉक्स नाउन है, विद प्रेपोजिशन है, डेनमार्क नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, बाय वर्ब है, ग्रीनलैंड नाउन है। समझ आया? चलो अगला वर्ड पढ़ेंगे सभी लोग, सॉरी अगला पैसेज पढ़ेंगे सभी लोग। मैम मैंने कल वोकैब प्रोडिजी की बुक ली है, थोड़ा गाइडेंस दे दो बेटा, एकदम लास्ट में बताऊंगी, है ना? अभी आर्टिकल पे फोकस करते हैं, एकदम लास्ट में बताऊंगी वोकैब प्रोडिजी कैसे पढ़नी है।
ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, आफ्टर नाजी जर्मनी ऑक्यूपाइड डेनमार्क, तो नाजी जर्मनी ने डेनमार्क के ऊपर कंट्रोल ले लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यूएस ने स्टैब्लिश किए थे मिलिट्री और रेडियो स्टेशन ऑन द आइलैंड। तो यूएस ने अपने स्टेशंस डाल दिए थे ग्रीनलैंड में। 1946 में वॉशिंगटन ने ऑफर किया था डेनमार्क को, हम तुम्हें $100 मिलियन देंगे, तुम हमें ग्रीनलैंड दे दो। तो डेनमार्क ने बोला नहीं देता, रिजेक्ट कर दिया। मोर रिसेंटली, अभी अभी ड्यूरिंग इज फर्स्ट टर्म, उनका अपने फर्स्ट टर्म के दौरान, मतलब अभी तो उनका सेकेंड टर्म चल रहा है, जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे उसके दौरान मिस्टर ट्रंप ने एक सिमिलर ऑफर दिया था, सेम सा ऑफर दिया था, विच वॉज अगेन डिक्लाइन बाय, उसको साफ मना कर दिया था डेनमार्क ने भी और ग्रीनलैंड ने भी। नाउ अब इन हिज सेकेंड टर्म, अब मिस्टर ट्रम्प दोबारा इलेक्ट हो गए हैं, सेकेंड टर्म में आ गए हैं। ही इज एग्रेसिवली मीन्स पूरे जोश के साथ वो इस आइडिया के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, वो इस बात के पीछे पड़े हुए हैं। अनडिटर्ड बाय, और वो रुक ही नहीं रहे। अनडिटर्ड मीन्स वो रुकने वाले नहीं हैं। किससे रुकने वाले नहीं हैं? बाय द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, कितना भी उनके खिलाफ हो जाए, दोनों साइड्स जो है अटलांटिक की, वो कितनी भी अपोज करें, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। बट द ग्रीनलैंड, लेकिन आज का जो ग्रीनलैंड है वो बहुत अलग है 19th या फिर मिड 20th सेंचुरी के ग्रीनलैंड से। पहले का ग्रीनलैंड और आज के ग्रीनलैंड में बहुत फर्क है। वंस अ डानिश कॉलोनी, एक जमाने में वो एक डानिश कॉलोनी हुआ करती थी। इट वॉज फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड, उसको फिर किंगडम ऑफ डेनमार्क में इंक्लूड कर दिया गया था। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स इंक्लूड, तो इसको इंक्लूड कर दिया गया था डेनमार्क के अंदर 1953 में। आफ्टर 1979 रेफरेंडम, तो 1979 में एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम शब्द का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से वोटिंग वगैरह हुई थी, सब लोगों ने जवाब दिया था उस वोटिंग के क्वेश्चन का। तो उसके बाद इसको ऑटोनॉमी मिल गई थी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस। तो वोटिंग हुई, सबने अपना जवाब दिया, उसके बाद इसको इंडिपेंडेंस मिल गया। तो जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस था वो डानिश कंट्रोल के अंदर आ गया था। सिंस देन, तब से जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग क्या चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम डानिश कंट्रोल के अंदर ना रहें। जो पोल्स हुए, जो इलेक्शंस हुए, वो इंडिकेट कर रहे थे। पोल्स का मतलब क्या? वही वोटिंग जो हुई। दानिश कॉलोनी बेटा नाम है, दानिश गवर्नमेंट की एक कॉलोनी बन गई, उनका कंट्रोल आ गया, तो उसको बोला क्या? दानिश कॉलोनी। जब भी कोई चीज कैपिटल लेटर से लिखी होती है ना, वो नाम होता है। तो पोल्स ने क्या इंडिकेट किया कि 80% ऑफ ग्रीनलैंडर्स, तो ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं उनमें से 80% लोग पूरे सपोर्ट में कि हमको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। एक और सर्वे किया गया, 85% ऑफ द पॉपुलेशन ने मना किया कि भाई हमको यूएस का हिस्सा नहीं बनना है। तो 85% लोगों ने क्या बोला? हम नहीं चाहते यूएस का हिस्सा बनना। तो जो अमेरिकन पुश है, तो अमेरिका इतना पीछे पड़ा हुआ है ग्रीनलैंड के लिए, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस, कि अमेरिका ना कुछ अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए उसको कोई फायदा हो रहा है। जियोपॉलिटिकल का मतलब है कंट्रीज के बीच में जो रिश्ते हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें अमेरिका कुछ फायदा हो रहा है, इसलिए अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड उसके पास आ जाए। चलो देखते हैं अमेरिका क्यों चाहता है ग्रीनलैंड उसके पास आए, पढ़ेंगे सभी लोग। चलो आगे क्या दिया हुआ है? एज क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट्स, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो हो क्या रहा है? आर्कटिक की आइस मेल्ट होती जा रही है। जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनकी आइस मेल्ट हो रही है।
तो ये जो एरिया है ये एक्सेसिबल बनता जा रहा है कि वहां पे अब लोग पहुंच सकते हैं, नेविगेशन के लिए वहां तक पहुंच भी सकते हैं। नेविगेशन का मतलब होता है वहां तक पहुंचना, और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, और वहां पे ना बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। अमेरिका क्यों चाहता है कि ग्रीनलैंड को मैं अपने कब्जे में कर लूं? अमेरिका का कारण क्या है कि ग्रीनलैंड में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अब क्योंकि आइस मेल्ट होती जा रही है तो अमेरिका को लग रहा है वहां जाने का रास्ता भी बन जाएगा, तो मैं अपनी कंट्री को स्ट्रांग बना लूं। सिर्फ 5 ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस है आर्कटिक सी बेड का। तो आर्कटिक एरिया जो है उसमें जो समुद्र का बेड है, मतलब समुद्र जो है वहां पे बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और 5 ही कंट्रीज हैं जिनके पास एक्सेस है। कनाडा के पास है, रशिया के पास है, नॉर्वे के पास है, डेनमार्क के पास है, और ग्रीनलैंड के पास है, और यूएस के पास भी है अलास्का से होते हुए, क्योंकि यूएस ने अलास्का खरीद लिया था। रशिया ऑलरेडी मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। रशिया के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मिलिट्री प्रेजेंस है उस एरिया में। वॉशिंगटन को लगता है कि अगर उसको ग्रीनलैंड का कंट्रोल मिल जाए तो वो एक तरीका बन जाएगा जिससे कि अमेरिका अपने आर्कटिक के क्लेम्स को बढ़ा देगा कि आर्कटिक मेरा है, आर्कटिक मेरा है, और अमेरिका को एक्सेस मिल जाएगा अभी तक उन नेचुरल रिसोर्सेज का जो अभी तक अनटैप्ड है, अभी तक लोग पहुंचे ही नहीं है वहां पे। तो अमेरिका ना फ्यूचर की सोच के सोच रहा है कि फ्यूचर में आइस मेल्ट हो जाएगी तो वहां पे पहुंचना आसान हो जाएगा, अगर वो मेरे कंट्रोल में होगा तो वहां की नेचुरल रिसोर्सेज सारे मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन बट अटेम्प्टिंग टू सीज टेरिटरी, किसी की टेरिटरी को कब्जा कर लेना अपने खुद के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक गेन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, ये तो पुराना जमाना हुआ करता था। ये एको करता है, एको का मतलब क्या, मैच करता है। किस चीज से मैच करता है? बिहेवियर से। जो पुराने एम्पायर्स होते थे, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया पे आ गए थे, इंडिया के पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो इंडिया में आ गए इंडिया को लूटने के लिए। तो ये सब चीजें पुरानी होती थी भाई, ऐसे अब थोड़ी ना होता है। बट अमेरिका तो अब ऐसे ही करने का सोच रहा है। मिस्टर ट्रंप के जो एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस हैं कि मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे बढ़ाना है, मुझे ये करना है, ये रिस्क डाल रहे हैं। किस चीज के ऊपर रिस्क डाल रहे हैं? फर्दर अंडरमाइनिंग, कि और कमजोर हो जाएगा। अंडरमाइन इज कमजोर। क्या कमजोर हो जाएगा? जो फ्रेजाइल मीन्स जो ऑलरेडी कमजोर पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें ऑलरेडी खराब हो गई थी, ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो जाएगी। और मिस्टर ट्रंप जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, तो इससे लग रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब शांति सुकून जो बना हुआ है कंट्रीज के बीच में, वो और खतरे में आ जाएगा। वो एकदम तैयारी कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की, विच इज ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए थे। ग्राउंडेड मीन्स बेस्ड। कुछ प्रिंसिपल्स क्या बनाए गए थे, कुछ सिद्धांत बनाए गए थे कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, मतलब वो जो एरिया है उसके ऊपर कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसके पास अपनी इंटीग्रिटी होगी, मतलब अपना खुद का इंडिपेंडेंस होगा, कोई किसी के ऊपर लड़ेगा नहीं, कोई किसी को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगा। ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे। तो यूएस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए इच्छा, किसकी इच्छा? ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के लोगों की जो इच्छा है यूएस को वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी चेंज होता है आइलैंड के स्टेटस में तो वो रेसिडेंट्स की डेमोक्रेटिक चॉइस होनी चाहिए। वहां के रेसिडेंट्स जो चाहते हैं उनकी चॉइस के हिसाब से होना चाहिए आइलैंड के स्टेटस में कोई भी चेंज होता है, ना कि वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर से हो या फिर जियो पॉलिटिकल गेम्समैनशिप हो, मतलब जो जीता उसके पास वो कंट्री आ गई, उसके पास वो आइलैंड आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग चाहते हैं उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो ऑथर ने यहाँ पे मिस्टर ट्रंप को फिर से क्रिटिसाइज किया और क्या बोला कि चीजें खराब कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। अटैक करना, कैप्चर करना, ये सब पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो मिस्टर ट्रंप को चीजें नहीं करनी चाहिए, जो रेसिडेंट्स की चॉइस हो उसके हिसाब से आइलैंड फंक्शन करना चाहिए। पैसेज समझ आया सभी को? अच्छा था पैसेज, है ना? इस तरह की चीजों से हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है। क्रिटिकल है, बुराई करी है भाई मिस्टर ट्रंप की, और भाई केयरफुल होने को बोला है कि भाई मिस्टर ट्रंप तो थर्ड वर्ल्ड वॉर लाने वाले हैं। भाई सुकून में आ जाओ मिस्टर ट्रंप, शांत हो जाओ। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया।
यूएस क्यों ग्रीनलैंड में जाना चाहता है? क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए रिसोर्सेज का। आंसर इज बी, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस कैसे चेंज हो गई है रिसेंट ईयर्स में? डिक्लाइन हो गई है, अनचेंज्ड है? नहीं, क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है और नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है वहां पे। राइट आंसर इज सी, क्लाइमेट चेंज की वजह से इंपॉर्टेंस अच्छी हो गई क्योंकि अब वो एक्सेसिबल हो गया है, अब लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, आज 5000 स्टूडेंट्स लाइव होने वाले हैं क्लास में। बहुत बढ़िया। हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स क्या थे? उन्होंने कोशिश करी थी खरीदने की, खरीद नहीं पाए, फिर दूसरा ऑफर दिया तब भी नहीं खरीद, फेल्ड परचेज। एक बार देख लेते हैं ईयर्स सही लिखे हुए हैं क्या? 1867 एंड 1946। 1946 में ऑफर किया था, 1867 भी लिखा हुआ है। 1867 भी लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए हैं। आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? चलो अगले पैसेज पे आते हैं। अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ओवरऑल मेन आइडिया समझेंगे। उससे पहले आप लोगों को आज पता है ना, आज मैराथन सेशन है, सभी को पता है ना, आज 11 बजे। बहुत प्यारे प्यारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, नए नए पैटर्न्स, बहुत कुछ करने वाले हैं आज के सेशन में। तो कंप्लीट सेशन होने वाला है, ज़रूर आइएगा 11 बजे। इंग्लिश पूरी की पूरी एक बार में रिवाइज हो जाएगी। पेंशन वोज का मतलब क्या? दिक्कतें, दुख, दर्द। ईपीएफओ मेंबर के पेंशनर्स की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। चलो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, मेन आइडिया समझते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। वो कहती है कुछ ग्रांट्स मांग रही है और उन्होंने बोला है कि मिनिमम मंथली पेंशन जो 1000 की थी उसको रिवाइज करो। ये जो अमाउंट है जिसको फिक्स किया गया था वो चेंज ही नहीं हुआ है, 10 साल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो इस बात को का क्रेडिट ले रही है कि हमने पेंशन को बढ़ा दिया। हालांकि इसने जो डिसीजन अनाउंस किया था उन्होंने उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया था। 2014 में यूपीए ने बोला था कि 1000 रुपीज़ की मिनिमम पेंशन दी जानी चाहिए। बीजेपी ऑपोजिशन में थी, उसने बुराई करी थी कि सही नहीं है। उसके सीनियर लीडर ने बोला था कि ये बहुत ही कम है और कम से कम 3000 रुपये की पेंशन कर देनी चाहिए, मिनिमम पेंशन। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एक चीज़ कांग्रेस ने अनाउंस की थी, तो उस समय जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो वो बुराई कर रही थी, लेकिन जब वो फिर पावर में आ गई तो उसने वही 1000 रुपीज़ की पेंशन कर दी। उस समय उन्होंने बोला था कि कम से कम 3000 की पेंशन, मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। तो पेंशन के अमाउंट की बात हो रही है पूरे पैसेज में, और अब बोल रही है रिपोर्ट कि भाई इस पेंशन को बढ़ाओ, 1000 रुपये की पेंशन बहुत ही कम है। चलो अगला पैसेज ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया बताएंगे। चलो अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? सरकार जो है
980 करोड़ रुपए देती है साल का मिनिमम पेंशन पेमेंट्स के लिए। इस फिगर को 3 गुना करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। सेंटर जो है इतना देता है इस कॉर्पस में, इस अमाउंट में ये अमाउंट रिवाइज होता है। डेटा है, डेटा को हम स्किम नहीं करते। सरकार कह रही है कि हम इससे ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते, लेकिन सजेशंस दिए गए हैं कि कैसे काम हो सकता है। ईपीएफओ जिस तरीके से एप्लीकेशंस को हैंडल करती है उन लोगों के लिए जो पेंशंस चाहते हैं हायर वेजेस के ऊपर, जो हायर वेजेस पे बेस्ड है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स को डिमांड नोटिस आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस करो सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज़। वो चीज़ अभी तक डार्क में है कि उनको कितने पेंशन का अमाउंट मिलेगा, जो डिफरेंसेस है वो कम मिलेंगे। तो बेसिकली मेन आइडिया वही था कि भाई सरकार को बोला जा रहा है पेंशन का अमाउंट इंक्रीज करो, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, इसको हम नहीं ले सकते। लास्ट पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ क्या कहता है, बहुत सारे केसेस में एप्लीकेंट्स को अपने ऑनलाइन अकाउंट चेक करने पड़ते हैं क्योंकि ईपीएफओ तो उनको कोई कम्युनिकेशन देता नहीं है। क्लैरिटी देने की बजाय एप्लीकेंट्स को खुद से कैलकुलेट करना होता है कैलकुलेटर से, जिसमें पता भी नहीं होता कि एक्यूरेट कैलकुलेट कर भी रहे हैं या नहीं। सिचुएशन बहुत ख़राब है मेंबर पेंशनर्स के लिए। जो एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया ज़्यादा पेंशन की, और जो पुरानी उनको पेंशन मिलनी थी उसको भी रोक दिया बिना कोई एक्सप्लेनेशन के। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए जैसे कि मंथली पेंशन इंक्रीज हो जाए और हर मेंबर को फेयर ट्रीटमेंट हो, ये इंश्योर करना चाहिए। तो वही पूरे पैराग्राफ में फिर से लिखा हुआ है कि चीज़ें खराब चल रही हैं, कोई नोटिस नहीं आता है, खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है कितना पेंशन मिलेगा। वो कैलकुलेशन भी पता नहीं एक्यूरेट होता है, गलत होता है, सही होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हो जाती हैं, पुरानी पेंशन की रुक भी जाती है बिना कोई एक्सप्लेनेशन के। तो चीज़ें अभी अच्छे से नहीं मैनेज्ड हैं। सरकार को बातचीत करके चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना होगा। हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, हमने स्किमिंग करी है। चलो, तो कौन सी प्राइमरी कंसर्न है जो रेस किया गया है, आंसर बताएंगे। कौन सा मेन कंसर्न रेस किया गया है? सबसे पहला मेन कंसर्न तो क्या था, जो रिपोर्ट ने बोला कि भाई पैसा बढ़ाओ, 1000 रुपये बहुत कम है, तो ज़रूरत है कि मिनिमम मंथली पेंशन जो है ईपीएस के अंदर वो बढ़ाई जाए। आंसर इज डी। चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन को लेके क्या प्रॉब्लम है? ईपीएफओ कम्युनिकेट ही नहीं करता है, उनको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एप्लीकेंट्स को पता ही नहीं होता उनको कितना मिलेगा, वो खुद कैलकुलेट करते रहते हैं बेचारे। इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं। इनकरेक्ट अमाउंट बताती है, नहीं। मेथड को चेंज करते हैं, नहीं। आंसर इस बताते ही नहीं है कोई अमाउंट, कोई अमाउंट वो लोग बताते ही नहीं है। पेंशनर को बेचारे को खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आंसर इज ए। मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स के मीनिंग आप लोगों को याद हुए हैं। एवरीवन, अ गट फीलिंग, अंदर से फीलिंग आ रही है ना। ए बी, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल है। हैरोइंग एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस, दिल दहला देने वाला। हेल ऑफ अ टाइम, बहुत ही बुरा समय जा रहा है। कहेंगे इसको डी कर देना, पर्सन और थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू। हेल ऑफ अ टाइम इज बहुत ही मुश्किल समय। अ हॉट हेड, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो बी, डी, सी, ई एंड ए। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें। सबकी जिम्मेदारी है ना, सबको लिखने हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, पैराजंबल मैं अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैराथन सेशन में बहुत सारे पैराजंबल्स हम ऑलरेडी करेंगे। तो 11 बजे आप लोगों का मैराथन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे प्यारे प्यारे पैटर्न्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग मैराथन सेशन में आना।
40% का डिस्काउंट आपको 5th ऑफ अप्रैल तक मिल जाएगा। जितने भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज क्या ले लेना। परफेक्शन क्लासेस और एडिटोरियल को रेगुलरली करो। 2 घंटे अगर आप इंग्लिश को रोज देते हो तो इंग्लिश में आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। कल हमने इतने सारे IBPS PO क्लर्क वाले बच्चों से बात करी, 50% से ज़्यादा मार्क्स उनके इंग्लिश में ही आए। अगर आप किसी बच्चे का स्कोर कार्ड भी देखोगे, इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा क्लासेस में। उसके लिए आपको 2 घंटे इंग्लिश को रोज देने पड़ेंगे। तो एक आदत बना लो रोज 2 घंटे देने की इंग्लिश को। यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपको ये मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे तो सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। कोड लगा देना NB40, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कैलेंडर आ रखा है बैंकिंग एग्जाम्स का। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बैंकिंग एग्जाम्स कभी डिले हुए हों या कभी ना हुए हों किसी साल, या कभी रिजल्ट ना आया हो, या कभी कुछ भी स्कैम हुआ हो, या कुछ भी ऐसा हुआ आज तक नहीं हुआ। तो मेक श्योर करो कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो और जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन लेके अच्छी सी जॉब ले लो। कोड लगाओगे सफलता, आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी PDF सारी मैगजीन मिल जाती है। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब एक बच्चे का डाउट था मैम वोकैब प्रोडिजी बुक को कैसे पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले तो देखो एडिटोरियल की मैं जितनी भी वोकैबुलरी आपको करवाती हूँ ना, वो सब वोकैब प्रोडिजी बुक में होती है। तो आपको 20 से 25 मिनट इसको रोज रीड करना है। चैप्टर नंबर 1 से आप स्टार्ट करोगे। चैप्टर नंबर 1 आपका 220 रूट वर्ड्स है और चैप्टर नंबर 2 है उसके बेसिस पे जो आपके 3000 वर्ड्स है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों चैप्टर से स्टार्ट करना है। इन दोनों चैप्टर्स को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना है। 3 से 4 बार आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लोगे, फिर आप डायरेक्टली चैप्टर नंबर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का चैप्टर है उसमें, उस पे आ जाओगे और उसमें से कम 30 क्वेश्चंस रोज करना स्टार्ट करोगे और साथ के साथ आगे के चैप्टर्स एक एक करके पढ़ते हुए जाओगे। 20 से 25 मिनट आपको रोज पढ़ना है वोकैब प्रोडिजी। और कोई दिक्कत? आई होप नहीं है। चलो